लेकिन उससे पहले दो वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ठीक है, अब जरा एक एक टिप्पणी उनसे लेंगे हम और फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। अभय सर, पहले आप आ जाइए। ये पूरा का पूरा मामला गिरफ्तारी के बाद से लेकर, और बल्कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से ही वो जो सियासी आर पार शुरू हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है ईडी वाले मामले में। हालांकि अभी वो सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे सीबीआई वाले मामले को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्यमेव जयते और जीत की बात कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो कह रही है अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अदालत ने निर्दोष को कहा नहीं है। आप किस रूप में देख रहे हैं सर इसको? देखिए, लड़ाई का जो कानूनी पक्ष है उस पर कहने की कोई हैसियत मेरी नहीं है, मेरी ऐसी जानकारी नहीं है कि उसमें मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकूं। लेकिन लड़ाई का जो राजनीतिक पक्ष है उस पर जरूर मैं कुछ कहूंगा, और उसका संबंध कानूनी पक्ष से भी है, अदालतों से और उनके रवैये से भी है, और जो पार्टियां बात कर रही हैं उनसे भी है। देखिए, जिस दिन राउज एवेन्यू की निचली अदालत ने पीएमएलए कानून के तहत अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमा था, उस मुकदमे के अंदर उनको नियमित जमानत दी, वो अंतरिम जमानत नहीं थी, नियमित जमानत दी, उसी दिन मेरे सामने कम से कम ये साफ हो गया था कि माहौल बदल रहा है। जो बदले हुए राजनीतिक माहौल का एक और बड़ा प्रमाण दिखाई पड़ा। वरना इससे पहले आप याद कीजिए कि कब इतने महत्वपूर्ण मुकदमे में किसी निचली अदालत ने पीएमएलए के तहत, जहां पर जमानत मिलना तकरीबन नामुमकिन है, नियमित जमानत दी हो, और ईडी की ईडी ने तमाम आग्रह की, हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। कब आप एक पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। उसके बाद ईडी ने कितनी कोशिश की कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो पाए, उसके लिए उसने सब कुछ किया, और जब उन्हें लगा कि शायद हम इस रिहाई को नहीं रोक पाएंगे, तो फिर सीबीआई के जरिए उनकी गिरफ्तारी भी हो गई अरविंद केजरीवाल की, ताकि अगर इससे रिहाई यहां रिहाई हो जाए। तो उसी वक्त मैंने एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि अब अरविंद केजरीवाल की इस पीएमएलए कानून के अंदर रिहाई, बाहर जेल से बाहर निकलना वक्त की बात है केवल। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक अंतरिम जमानत दे ही दी उसमें, और बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या उनका मामला क्वैश कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करने से इनकार भी नहीं किया। अभी तो वो विचार ही कर रहा है उसके ऊपर। तो पहली बात यह है, इसको समझना चाहिए कि बिल्कुल माहौल बदल रहा है। अब पीएमएलए के तहत, पीएमएलए के जरिए विपक्षी नेताओं का जो दमन किया जा रहा था, वो अब बहुत दिनों तक उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। कानूनी लड़ाई में समय लगता है और भी लग सकता है, जैसे पहले हो रहा था उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। जहां तक सीबीआई के मुकदमे का सवाल है, मुझे लगता है कि वो पीएमएलए के अंदर नहीं है मुकदमा जी, नहीं। उसमें साबित, जी, उसमें साबित करना सीबीआई का काम है। तो उसमें जमानत मिलना इतना कठिन नहीं है जितना पीएमएलए के तहत जमानत। तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को बहुत दिनों तक ये लोग जेल में रख पाएंगे। जब इतनी कोशिश की ईडी ने, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने से वो नहीं रोक पाए, तो अभी तो बहुत मुश्किल है इनके लिए। विजय जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। बाकी सब बातें तो हैं ही, जिसका जिक्र होता रहा है, खबरों में भी हुआ। दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में कही है कि जब ये बात हो रही थी, कहा गया कि भाई उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि उनको मुख्यमंत्री रहना ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। इसको आप कमेंट कह लें, इसको ऑब्जर्वेशन कह लें, या जो भी बात करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ईडी को लेकर कही है कि ईडी के इंटेंशन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ईडी के इंटेंशन पर सवाल खड़ा किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ईडी को लेकर, एजेंसी को लेकर। सर, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी ऑब्जर्वेशंस में जांच एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है कि भाई ये क्यों, एक तो 90 दिन तक वो चलता रहा, उसी के बाद उन्होंने अंतरिम जमानत दी, केस को आगे नहीं बढ़ाया गया है, किस तरह से सारा हुआ। तो उन्होंने इंटेंशन पर, कि ये इंटेंशन इस पर ठीक नहीं है उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ऑब्जर्वेशन में इंटेंट पर क्वेश्चन मार्क किया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें ये अभय जी की उस बात से आगे बढ़ाती है कि अब उनके लिए जेल से बाहर निकलने का समय का ही बात होगी कि कितने समय होगी, जैसे वक्त की बात है। और ईडी और सीबीआई में फर्क यह है कि जैसे राजेश जी ने भी कहा, सब लोग भी जानते हैं कि पीएमएलए मामले में जमानत मिलना मुश्किल काम था। सीबीआई वाले मामले में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे वो 17 जुलाई को होने वाली थी, अब वो फिर बढ़ गई है, 25 जुलाई तक हो गई है। तो 25 जुलाई के बाद वहां पर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। अब आम आदमी पार्टी को तय करना है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को, कि विवेक पर निर्भर करता है, इस विवेक को वो कैसे लेते हैं, क्योंकि ये विवेक की पार्टी है पूरी की पूरी, वो किस तरह से करती है। और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज के लिए इंटेंट शब्द के इस्तेमाल को कैसे देखती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन एक राजनीतिक बदलाव भी दिखाई दे रहा है।
लगातार कुछ कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिससे संभावनाएं बन रही हैं। सुरेंद्र जी को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि वो अभी राजेश जी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे विधानसभा चुनावों में, या नहीं रहें लड्डू किसको खिलाएं, आरपी सिंह साहब को खिलाएं कि राजेश जी को खिलाएं। नहीं देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी का मामला बहुत क्लियर कट है, विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दुविधा उन्हीं के साथ, लेकिन कम से कम ये उनको क्लैरिटी है कि साहब विपक्ष के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं निशाने पर लेने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। ये जो कांग्रेस की लाइन है फिलहाल वो उसी को यहां पर बढ़ाते हुए आगे नजर आए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम से पहले जो नाम लिया वो हेमंत सोरेन का और दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल का उनकी तरफ से नाम लिया गया। लेकिन यहां आपने जो बात कही, मुझे लगता है दोबारा जरा आरपी सिंह सर आप ही के पास आ रही हूं। आप ही ने कहा सर कि साहब ईडी ने तमाम साक्ष्य भी कोर्ट के सामने रख दिए, ईडी सारे साक्ष्य रख चुकी है, लेकिन सवाल ये कि अगर ईडी साक्ष्य रख रही है और बावजूद इसके देश की सबसे बड़ी अदालत ईडी के उन साक्ष्य रखने के बावजूद ईडी की नीयत को लेकर ऑब्जर्वेशन देते हुए अंतरिम जमानत पीएमएलए कोर्ट अनकोट, सर मैं पीएमएलए का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये एक ऐसा कानून जिसमें तो यही माना गया कि साहब जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। मनीष सिसोदिया का हम देख ही रहे हैं हाल किस तरीके से वो अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। ऐसे मामले में अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देश की सबसे बड़ी अदालत दे देती है तो फिर तो सर ये सीधे सीधे केंद्रीय एजेंसियों और जो आम आदमी पार्टी अभी तक आरोप लगाती रही उन्हीं को बल मिलेगा। मैं उसी कोर्ट की 2 टिप्पणियां और पढ़कर सुना देता हूं, शायद छूट गई होंगी हमारे मित्रों से जी। निर्णय में की गई टिप्पणियों के आरोप के गुण दोष पर निष्कर्ष के रूप में नहीं समझा जा सकता। ठीक है, मैं आरोपों के गुण दोष के निष्कर्ष के रूप में नहीं समझा जा सकता, अंडरलाइन। हाँ जी, ठीक है। नियमित जमानत के आवेदन पर मैं टोका नहीं। रोमाना जी देखो, आप एक लाइन तो पढ़ने दीजिए प्लीज। नियमित जमानत के लिए आवेदन पर उसके गुण दोष के आधार पर, ठीक है कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। सिंह साहब कोई नहीं बोल रहा है, आप जो बात कह रहे हैं हम लोग उसी हिंदी में, तो मैं हिंदी में नहीं, आपने गुण दोष वाली बात कह दी सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप रखिए ना, कोई नहीं टोक रहा है आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर, कोई नहीं टोक रहा है सर, कोई नहीं बोल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद रोमाना जी, धन्यवाद रोमाना जी, जी धन्यवाद जी। नियमित जमानत के लिए आवेदन पर उनके गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ये इंटरिम रिलीफ है, ये बेल इंटरिम बेल है, बेल नहीं है। उनका नियमित जमानत के लिए उनके गुण दोष, अभी उस पर फैसला आना है। जो आपने पसंद किया ना कि ईडी ने अगर सबूत पेश किए हो, नहीं परफेक्ट सर, आपने बहुत अच्छी बात ये कह दी है कि साहब गुण दोष को लेकर अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुना है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अदालत ने निर्दोष नहीं कहा। लेकिन फिर सर पलटकर यह पूछा जाएगा कि बीजेपी और आप दोनों से ही सवाल होगा सर, मतलब बीजेपी से पूछा जाएगा कि अदालत ने निर्दोष नहीं कहा, लेकिन अदालत ने दोषी भी नहीं कहा है। अदालत ने दोष और निर्दोष, गुण या दोष, उस पर फैसला नहीं सुना है ना सर। आप लोग कह रहे हैं कि साहब अदालत ने निर्दोष नहीं कहा है, तो अदालत ने दोषी भी नहीं कहा है। और आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा, जो आप लोग पूछ ही रहे हैं कि साहब अदालत ने निर्दोष तो नहीं कहा है। जी आइए प्लीज आइए, सिंह साहब आइए। जी रोमाना जी, एंकर की जगह वकालत वाला काम आप नहीं कर सकती। मैं डिबेट करने आता हूँ, पार्टी रिप्रेजेंट करता हूँ, वकालत वाला काम मैं भी नहीं कर सकता। कोर्ट के अंदर जब सबूत का मामला चलता है, जब सारे सबूत पेश किए जाते हैं, तो ट्रायल कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होता। वो ट्रायल कोर्ट में ही सबूतों के ऊपर फैसला लिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उससे फैसला नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ जो टिप्पणी दी है वो ये कह रही है कि हम जो दोष या जो सबूत हैं उसके आधार पर जो बेल मिलनी है वो बाद में तय करेंगे। अभी तो सिर्फ इसलिए इंटरिम बेल दे रहे हैं कि जब